मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने आपने झीलों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज के इस सेशन में हम आप झीलों के विश्व में वितरण को देखेंगे और ये वितरण हम आप महाद्वीपों के अनुसार देखने वाले हैं। तो हम आप शुरू करते हैं एशिया से, और जब हम बात एशिया की करते हैं तो एशिया में सबसे पहले नाम आता है कैस्पियन सागर का। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, ये खारे पानी की झील है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये एशिया और यूरोप की सीमा पर, आप यहां पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये एशिया और यूरोप की सीमा पर अवस्थित एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल झील है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल या ट्रांस महाद्वीपीय कोई भी नदी, झील या कंट्री तभी बोला जाता है जब उसका विस्तार दो महाद्वीपों में होता है। तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, इसके उत्तर पश्चिम में यूरोप है, बाकी ये आप देखोगे पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम में ये एशिया से घिरा हुआ है पार्ट। और अगर आप यहां पर देशों की बात करोगे तो इसका विस्तार कैस्पियन का रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान में है। इसके किनारे पर ये 5 देश आपको मिलते हैं। ये खारे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और अगर आप बात करेंगे कि इतने बड़े पार्ट को क्यों झील बोला जा रहा है, तो मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि कोई भी स्थिर जल अगर चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है तो वो झील ही कहलाता है। उसका एरिया चाहे कितना बड़ा हो, उसका आप विस्तार चाहे जितनी दूर में देखें, अगर वो चारों तरफ से स्थल से अवरुद्ध है, घिरा हुआ है, तो झील की ही श्रेणी में आएगा। यहां पर हम आप बात करते हैं तो इसके उत्तरी भाग में यूरोप की सबसे बड़ी नदी और लंबी नदी वोल्गा अपना वाटर डिस्चार्ज करती है, और उसके साथ साथ इसमें यूराल पर्वत से निकलकर एक और नदी आती है यूराल, वो भी अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम अगर बात करें तो इनके आसपास, इस झील के आसपास के क्षेत्र में आपको खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, दो चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। यहां पर आप देख रहे होगे एक अजरबैजान नाम का देश है, आप देखोगे उसकी कैपिटल है बाकू। यहां पर अजरबैजान देश की पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पे निर्भर है। ये कैस्पियन के तट से या अपतटीय क्षेत्र से पेट्रोलियम को निकालता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। बाकी इसके आसपास के और जो भी देश हैं वहां भी आप देखोगे तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को इस झील के तटीय और अपतटीय क्षेत्र से निकालते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो दूसरी झील आती है अरल सागर। अरल सागर भी आप देखोगे तो मध्य एशिया में अवस्थित है, और यहां पर आप देखोगे तो इसका विस्तार कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है। ये जो झील है इसमें आप देखोगे दो नदियां, अमू दरिया और सीर दरिया, अपना वाटर ले जाकर डिस्चार्ज करती हैं। ये नीचे की तरफ से बहते हुए जाती हैं, अमू दरिया और सीर दरिया अपना वाटर यहां पर डिस्चार्ज करती हैं। इस झील के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी समस्या चल रही है, इसका क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है। मान लो पहले ये झील इतनी बड़ी थी तो आज के टाइम पे इतनी बड़ी हो चुकी है। कहने का मतलब यह है कि इसका अगर ये 100% हिस्सा था तो आज के टाइम पे वर्तमान समय में मात्र 10% हिस्सा बचा है। इसका जो प्रमुख कारण है अगर आप देखेंगे तो सोवियत पीरियड में इस भाग में गेहूं और कपास की खेती के लिए बड़ी बड़ी नहरें बनाई गई और यहां से पानी को ले जाकर खूब सिंचाई की जाती है। बारिश की कमी वाला क्षेत्र है, बारिश कम है और पानी का यहां पर एक तरह से दुरुपयोग हुआ, जिसका खामियाजा इस झील को भुगतना पड़ता है। और ये आज 100% से 10% पे आकर बची हुई है। और वर्तमान समय में भूगोलविद इस झील को अरल कुम मरुस्थल के नाम से बोलते हैं। अब ये झील ना बोल के इसको अरल कुम मरुस्थल बोला जा रहा है, क्योंकि 10% जो भाग भी बचा है वो आने वाले टाइम में पूरी तरीके से सूख जाएगा। और इसमें आप बात करें तो आप आगे चलते हैं तो बाल्क्स लेक मिलती है। इसी भाग में आपको बाल्क्स लेक मिलती है, कजाकिस्तान में अवस्थित है एक बाल्क्स लेक्स। इसके आकार की जब हम बात करते हैं तो ये हॉकी के स्टिक की तरह, आकार ना बोल के आकृति बोलना चाहिए, क्योंकि जो शेप होता है किसी चीज का वो डिफाइन किया जाता है, साइज नहीं। तो यहां पर ये शेप जो है इसका हॉकी स्टिक की तरह है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो हॉकी स्टिक की जैसे दिखती है, तो आप यहां से बाल्क्स लेक के बारे में बता सकते हैं। ये भी एक खारे पानी की झील है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो बैकाल झील। आप देखोगे ये रूस का साइबेरिया का पार्ट है और साइबेरिया के दक्षिण में एक झील अवस्थित है, इसका नाम है बैकाल। और ये उत्तर से दक्षिण, इस तरह से आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण ये विस्तृत है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। अगर इसकी अधिकतम गहराई की बात करेंगे तो 1642 मीटर यह गहरी है। ये एक टेक्टोनिक या विवर्तनिक झील है। कभी यहां पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में भू संचलन के कारण यहां पर चट्टानें जो हैं अर्थ के धरातल पे, पृथ्वी के धरातल पे एक दूसरे से दूर गई और एक दरार बनती है, और यहाँ के जो ग्लेशियर हैं वहीं पर उनका पानी पिघल कर चला जाता है, एकत्रित हो जाता है
और एक फ्रेश वाटर की एक ग्लेशियर लेक बनती है जो रिफ्ट वैली में है। अगर हम एक जगह पे सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर या ताजा पानी या मीठा पानी देखें तो सबसे ज्यादा बैकाल में है। आपको एक यहां पर कंफ्यूजन भी हो सकती है कि ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का जब पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। मैं आपको यहां पर डायग्राम से समझा देता हूं, आप कभी कंफ्यूज मत होना। अगर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछी जाती है तो सुपीरियर बोलते हैं आप, कुछ इस तरह से है सुपीरियर, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, अभी हम आप पढ़ेंगे भी सुपीरियर झील। लेकिन जब आपसे ताजे पानी की सबसे गहरी झील पूछी जाती है तो आप बैकाल को बताते हैं। ठीक है, ये बैकाल है। दोनों के बीच में एक और अंतर है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है, ताजे पानी की सबसे गहरी झील बैकाल है। एक यूएसए कनाडा में अवस्थित है, दूसरी रूस के साइबेरियाई भाग में अवस्थित है। लेकिन जब ताजे पानी की झील पूछा जाए जल आयतन के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी झील है, कि मतलब वाटर वॉल्यूम के अनुसार सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो बैकाल है। बैकाल के पास पानी ज्यादा है क्योंकि इसका पानी गहराई में भी है। और अगर आप सुपीरियर का पानी देखोगे तो सुपीरियर का पानी अगर आप देखोगे तो वो आप देखोगे फैला हुआ नजर आता है, वो आप क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल फैला हुआ नजर आता है। यहां पर आप देखोगे वर्टिकल, ये नीचे की तरफ गहराई में भी पानी है। तो ज्यादा पानी किसके पास है, बैकाल के पास है। तो जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन हुई ताजे पानी में, बैकाल हुई। लेकिन सरफेस एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो सुपीरियर झील होगी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आप देखोगे तो दो नदियां हैं रूस में प्रवाहित होने वाली, लीना और अंगारा निकलती हैं इसी झील से। फिर आप देखोगे यहां पर रूस और चीन की सीमा पर आपको एक झील देखने को मिलेगी आपके एटलस में, उसका नाम है खानका झील। यह इंटरनेशनल बॉर्डर पे अवस्थित है, इसलिए इस झील के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी झील इंटरनेशनल बॉर्डर पे, कोई भी नदी, कोई भी पर्वत इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है, दो देशों के बीच में होता है या दो देशों में विस्तार होता है, तो वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगते हैं। फिर हम चलते हैं, ईरान की झील है उर्मिया, ये एक सैलाइन लेक है। आप देखोगे ईरान के इस भाग में आपको उत्तर पश्चिम भाग में मिलेगी उर्मिया झील, यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर हम देखेंगे हमून झील, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे यह झील अवस्थित है, यहां पर हेलमंद नदी अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, मृत सागर, ये इजराइल और जॉर्डन में, यहां पर पश्चिम एशिया का क्षेत्र आपको मिलेगा देखने को। यहां पर आपको रिफ्ट वैली में अवस्थित एक झील मिलेगी जिसका नाम है डेड सी या मृत सागर। यह विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील या दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके पहले आप देखोगे भी आपको वान झील भी मिलने वाली है। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखोगे, समुद्र तल से यह सबसे नीचे भाग है पृथ्वी पे, लगभग 400 मीटर 430 मीटर नीचे है। यह पृथ्वी का सबसे निचला स्थान भी माना जाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि समुद्र तल से या सी लेवल से सबसे निचली झील या सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो आप मृत सागर या डेड सी को बताएंगे। इसके तटीय भाग से पोटास का उत्पादन किया जाता है, उर्वरक में इसका आप देखोगे नाम आता है। और इसके उत्तर पश्चिम में एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर, एक ऐतिहासिक शहर यरूशलेम या जेरूसलम अवस्थित है। ये एक विवादित शहर है। इस पे तीन धर्मों के लोग अपना दावा ठोकते हैं। वो बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। पहला हुआ यहूदी, दूसरा हुआ ईसाई, तीसरा हुआ इस्लाम। ये तीन धर्म इस शहर को बोलते हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में ये इजराइल के कंट्रोल में है और इजराइल ने तेल अवीव से अपनी राजधानी यरूशलेम में शिफ्ट भी कर दी है, जिसको कई कंट्रीज ने मान्यता भी प्रदान कर दी है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, गैलीली सागर, इजराइल में यह भी भ्रंश घाटी में अवस्थित है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ये एक ताजे पानी की झील है। और अगर आप देखोगे तो विश्व में ताजे पानी की झीलों की कैटेगरी की बात करेंगे तो यह पृथ्वी पर सबसे निचली झील है, जिसका आप देखोगे लेवल समुद्र तल से या समुद्र के सी लेवल से सबसे नीचे मिलता है। ये जॉर्डन नदी, यहां पर एक नदी भी आपने रिवर में पढ़ा था, जब जॉर्डन नदी प्रवाहित होती है तो कभी ऐसा हुआ कि इसके भाग में वोल्केनिक इरप्शन हुआ और लावा बहुत ज्यादा आ गया, और लावा ने क्या किया, यहां पर अवरोध उत्पन्न कर दिया और इस भाग में कुछ पानी ब्लॉक कर दिया रिफ्ट वैली में, और ये एक झील बन जाता है गैलीली सागर। तो ये आप कह सकते हो कि लावा बांध झील का भी उदाहरण है। दूसरा ये भ्रंश घाटी में अवस्थित एक झील है। तीसरा ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चौथा ये समुद्र तल से सबसे नीचे ताजे पानी की सबसे निचली झील है इस पृथ्वी पे। और आप देखोगे तो ये जॉर्डन नदी से, मृत सागर से या डेड सी से जुड़ी हुई है। फिर हम आते हैं
दुनिया की सबसे खारी झील वान झील। ये आप देखोगे यहाँ पर आपको तुर्की का पार्ट मिलता है, इसके आप देखोगे पूर्वी भाग में वान नाम की झील मिलेगी, लेक वान गोलू लिखा होगा आपके एटलस में। ये दुनिया में सबसे ज्यादा खारी झील है। इसके अगर हम खारेपन की बात करें तो लगभग इसका खारापन 330 पीपीटी पार्ट्स पर 1000 या भाग प्रति हजार है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां से 1000 ग्राम हम आप पानी लाते हैं तो उस पानी में जो खारेपन की मात्रा है वो लगभग 330 ग्राम निकल कर आएगी 1000 पर। तो इतना ज्यादा खारा दुनिया में कहीं कोई स्थान या जलीय भाग नहीं है। ये इतना ज्यादा खारी है कि यहां पर अगर किसी को तैरना भी ना आता हो, आप फेंक दें तो डूबेगा नहीं, क्योंकि इसके जल का घनत्व तो ज्यादा है और हमारे आपके शरीर का घनत्व तो कम होता है और हम आप हल्के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पे तैरते हुए नजर आते हैं। दूसरी चीज और आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी पूछा जाए तो खारा जल जो होता है, लवणीय जल जो होता है, वो जल्दी से फ्रीज नहीं होता है, जमता नहीं है। और ये तो पृथ्वी का सबसे ज्यादा खारा जल है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पे भी जमता नहीं है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो लोपनूर, चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में, इस भाग में आप देखेंगे तो आपके एटलस में लोपनूर नाम की झील मिलेगी। और ये तारिम बेसिन, हमने आपने मैदानी भाग पढ़ा था कि तारिम बेसिन में, चीन के उत्तर पश्चिम में तारिम बेसिन में टकला मकान और कुमटुक मरुस्थल के बीच में अवस्थित एक झील है। यहां पर चीन ने अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट बनाई हुई है, जहां पर अपना परमाणु परीक्षण करता है। फिर यहीं पर आप देखोगे उत्तर पश्चिमी भाग में आपको एक और सैलाइन लेक मिलेगी, एक और लवणीय झील मिलेगी, जिसको हम आप बोलते हैं चाका झील। यहां से नमक का उत्पादन किया जाता है चीन में, इसके उत्तर पश्चिमी भाग में। फिर है 5 फ्लावर झील, ये भी चीन में अवस्थित है। ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अलग अलग स्टेट में भी पूछा गया है, तो हमारे आप यहां भी आ सकता है। फिर हम आते हैं टोबा झील। ये इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप के उत्तरी भाग में अवस्थित है, टोबा नाम की झील, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर लेक का एग्जाम्पल बनती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको मिलेगी टोनले सैप झील। दक्षिण पूर्व एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कंबोडिया में अवस्थित है, और इसी भाग से मेकोंग रिवर फ्लो करती है या प्रवाहित होती है। तो आपसे पूछा जाए कभी तो इन चीजों को आप यहां से बता सकते हैं। फिर आती है वीवा झील, जापान के होन्शु द्वीप पर अवस्थित ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहां पर होन्शु नाम का द्वीप है और इसी के किनारे जापान की प्राचीन राजधानी और धार्मिक शहर क्योटो अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो हमको आपको अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों को देखना है। इसमें सबसे पहले करीबा झील देखते हैं। हम आप नदियों में पढ़ चुके हैं इस झील के बारे में। ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर मानव निर्मित विश्व की सबसे बड़ी झील है। यहां पर आप देखोगे इसी भाग में आपको ये मिलेगी झील, जिम्बाब्वे और जाम्बिया में। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मछली पालन भी किया जाता है, और यहां का मछली पालन जो है वो व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, क्योंकि यहां की मछली सिर्फ खाने के लिए नहीं, वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए भी की जाती है। फिर आती है मालावी या न्यासा नाम की झील। मालावी और न्यासा झील की आप अवस्थिति देखोगे तो मालावी, तंजानिया और मोजाम्बिक, ये भ्रंश घाटी वाला पार्ट है। इसी पार्ट में आपको पूर्वी भाग में अफ्रीका के देश मिलेंगे, और यहां पर आपको मालावी या इसको न्यासा नाम भी बोलते हैं, ये झील अवस्थित है। फिर उसके बाद आती है नेट्रान झील। यहां पर आप देखोगे तंजानिया नाम का देश है, और तंजानिया में एक खारे पानी की या लवणीय झील है जिसका नाम है नेट्रॉन, ये तंजानिया की झील है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो विक्टोरिया झील। विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन है, विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन है, लेकिन वो खारे पानी की है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखोगे सुपीरियर का नाम आता है, वो मीठे पानी की या ताजे पानी की है। विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी झील है, सारी कैटेगरी की बात करें तो अफ्रीका में अवस्थित विक्टोरिया झील है, लेकिन ये मीठे पानी या ताजे पानी की झील है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और अगर आप देखोगे तो इसका विस्तार युगांडा, केन्या और तंजानिया में है। और आप यहां पर देखेंगे तो इसके उत्तरी भाग से 0 डिग्री या भूमध्य रेखा गुजरती है, तो आपको यहां से भी पता चल गया। अफ्रीका के पूर्वी भाग में ज्यादातर झीलें भ्रंश घाटी में अवस्थित हैं, लेकिन एक्सेप्शन या अपवाद कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। ये भ्रंश घाटी में नहीं अवस्थित है, ये 2 भ्रंश घाटियों के बीच में अवस्थित एक झील है। अगर आप देखोगे तो इसके पश्चिम में पश्चिमी भ्रंश घाटी है, पश्चिमी भ्रंश घाटी है, और इसके पूर्व में पूर्वी भ्रंश घाटी है। तो ये 2 भ्रंश घाटियों के बीच में अवस्थित झील है। इसका भ्रंश घाटी से रिलेशन नहीं है, लेकिन ये 2 भ्रंश घाटी के बीच में अवस्थित है। यहां पर आप ये चीज केयरफुली देखेंगे, पूरे अफ्रीका में ज्यादातर पूर्वी भाग में झीलें भ्रंश घाटी में है, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है। और आप देखोगे तो यहीं से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है।
जो खार्तूम में ब्लू नाइल नदी से या आप देखोगे नीली नील नदी से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। और इसके उत्तरी तट पर उत्तरी भाग में युगांडा की कैपिटल कंपाला, यहां पर आप देखोगे आपको कंपाला नाम का टाउन मिलेगा। फिर आती है ताना झील, यहां पर कंट्री है इथोपिया और इथोपियन हाईलैंड में एक झील है ताना झील। और ताना झील से ही आपको अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले ब्लू नील या नीली नील नदी निकलती है जो सूडान के खार्तूम में व्हाइट नील से या श्वेत नील से मिलकर नील नदी का निर्माण करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो हमको आती है चाड झील। अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है और ये आप देखोगे चार देशों में फैली हुई, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और चाड, चार देश इससे अपनी सीमा बनाते हैं। और चारी नाम की नदी, यहां पर आप देखोगे सहारा के मरुस्थल में एक रिवर बहती, चारी नाम की नदी यहीं पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। और यहां पर चाड की कैपिटल एनजामेना, इसके दक्षिणी भाग में आप देखोगे यहां पर आपको चाड की कैपिटल एनजामेना देखने को मिलती है। फिर आती है वोल्टा झील, मानव निर्मित झील है, घाना के मध्य भाग में बनाई गई है और ये व्हाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा के संगम पे इसका निर्माण किया गया है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे तो मावेरू झील, यहां पर आप देख लो कांगो गणराज्य है, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट जो मैप दिख रहा है कांगो गणराज्य है। तो मावेरू झील जो है ये कांगो गणराज्य जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित एक झील है, यहां पर आप देखोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे बांगवेलू झील, ये जाम्बिया में अवस्थित एक झील है। फिर उसके बाद क्योगा झील, विक्टोरिया झील के उत्तर में युगांडा में अवस्थित, यहां पर विक्टोरिया यहां पर युगांडा है, इसके उत्तरी भाग में अवस्थित ये झील है। फिर हम आते हैं उपेम्बा झील, ये कांगो गणराज्य के दक्षिणी भाग में अवस्थित एक झील है, आपके एटलस में दिखेगी। फिर असल झील जो है ये भी एक भ्रंश घाटी में झील है और ये एक क्रेटर झील का भी उदाहरण है। देखो कितने फैक्ट बन रहे हैं, भ्रंश घाटी में है, क्रेटर में है और ये एक लवणीय झील है। और असल झील को देखोगे इसकी लोकेशन जिबूती में मिलेगी, यहां पर कंट्री है बाब अल मंदेब जल संधि के पास जिबूती नाम की कंट्री है, वहीं पर यह झील है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में सागर तल से सबसे निचली झील है, अफ्रीका महाद्वीप में सागर तल से सबसे निचली झील है। जैसे सागर तल से सबसे निचली झील आपको कौन सी मिली, पश्चिम एशिया में डेड सी अमृत सागर मिला था, वो पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व की सबसे निचली झील है सागर तल से, ये अफ्रीका की सागर तल से सबसे निचली झील है, यहां पर देखेंगे। फिर आगे चलते हैं, नासिर झील, नील नदी पर दक्षिणी इजिप्ट या आप कह सकते हो उत्तरी सूडान में ये झील बनाई गई है नील नदी पर। फिर उसके बाद आप देखोगे तुर्काना झील, केन्या और इथोपिया की सीमा पर भ्रंश घाटी में अवस्थित, यहां पर केन्या इथोपिया की सीमा पर आपको तुर्काना नाम की झील मिलेगी। फिर युगांडा और कांगो गणराज्य की सीमा पर भ्रंश घाटी पे दो झीलें मिलती हैं, अल्बर्ट और एडवर्ड, यहां पर आप देखोगे इस रीजन में अल्बर्ट और एडवर्ड नाम की झीलें मिलेंगी जो युगांडा और कांगो गणराज्य की सीमा पर हैं। फिर हम कीगू झील देखते हैं, ये रवांडा और कांगो की सीमा पे मिलेंगे या कांगो गणराज्य की सीमा पर मिलेंगे और यहां पर भी आप देखो भ्रंश घाटी में अवस्थित झील है। फिर आती है टंगानिका झील, ये इसका विस्तार जो है कांगो गणराज्य, जाम्बिया, तंजानिया और बुरुंडी की सीमा पर मिलता है। ये आप देखेंगे यहां पर इस जगह पे आपको ये झील देखने को मिलती है। और आप देखोगे तो ये विश्व में ताजे पानी की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी झील है, मतलब फ्रेश वाटर में लंबाई में सबसे लंबी झील है पूरी दुनिया में अगर हम लंबाई की बात करें, और गहराई में वैकाल के बाद ताजे पानी की दूसरी सबसे गहरी झील है पूरी दुनिया में। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों का नाम आता है और इनमें सबसे पहले आती है महान झीलें या ग्रेट लेक्स, जिनका विस्तार आपको यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर देखने को मिलता है। इसमें आप ये पार्ट आप देख रहे हैं मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, इसमें 5 झीलें हैं। अगर हम आप इसमें पश्चिम से पूर्व चलते हैं, सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो हैं। ये 5 झीलें एक साथ हैं और आप देखोगे अगर क्षेत्रफल के अनुसार इनकी हम बात करें तो सबसे बड़ी सुपीरियर है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, फिर इरी है, फिर ओंटारियो है। ये सभी झीलें ताजे पानी या मीठे पानी की झील है, मतलब इनका पानी पीने योग्य है और ये हिमानियों की पिघलने से बनी हुई झीलें हैं। पृथ्वी पर इतना ज्यादा ताजा पानी एक साथ समूह में कहीं पर नहीं है, एक झील में तो सबसे ज्यादा वैकाल में है लेकिन यहाँ पर 5 झीलों में एकत्रित है ताजा पानी। तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर का अगर कहीं पर आप देखोगे, फ्रेश वाटर का आप देखोगे कहीं पर विस्तार देखने को मिलेगा आपको, या इनका आप देखोगे ये स्थिरता देखने को मिलेगी, तो ये आपको कनाडा और यूएसए की सीमा पर ग्रेट लेक्स में देखने को मिलते हैं। फिर हम आप आगे चलते हैं, एक एक को स्टडी करते हैं। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा की सीमा पर अवस्थित है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, हमने वैकाल में इसके बारे में बता दिया था। इसके तटीय भाग में आप देखोगे तो मेसाबी रेंज है,
यहाँ पर सुपीरियर में आप देखोगे मेसाबी नाम की रेंज है जहां पर लौह अयस्क आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर डुलुत नाम का एक बंदरगाह है इसी के तट पर, जहां से आयरन ओर को निर्यात किया जाता है, यहां से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। सू नहर से सुपीरियर झील को ह्यूरॉन से जोड़ दिया गया है। एक नहर बनाई गई है सू, जिससे सुपीरियर झील को इसके पूर्व में अवस्थित ह्यूरॉन झील से आपस में जोड़ दिया गया है। फिर आती है मिशिगन झील। 5 झीलों में से इकलौती झील है जो पूर्णतः या पूरी तरीके से यूएसए में अवस्थित है। कभी क्वेश्चन आए पांचों में से ये अकेली, इसका मतलब चारों का जो विस्तार है वो यूएसए कनाडा दोनों में है। यहां पर मिशिगन का विस्तार केवल यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। इसके किनारे आप देखोगे तो गैरी नाम का शहर है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो जो मांस निर्यात या मांस का सबसे बड़ा आप कह सकते हो हब है दुनिया में, यहां पर आपको मिलेगा इस रीजन में। और उसके बाद मिल्वाकी कृषि उपकरण या कृषि यंत्र बनाने का सबसे बड़ा उद्योग अमेरिका में या यूएसए में यहीं पर है। फिर उसके बाद हम आते हैं ह्यूरॉन झील, यूएसए और कनाडा की सीमा पर विस्तृत झील है और इसके किनारे सडबरी नाम का एक टाउन या शहर है जो कनाडा में है और यहां से निकेल का और उसके साथ साथ तांबे के साथ प्लेटिनम का खनन किया जाता है सडबरी से। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं एरी नाम की झील। इरी का भी विस्तार यूएसए और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलता है और वेलेंड नहर से एक नहर बनाई गई वेलेंड, इससे इरी को ओंटारियो से जोड़ दिया गया। यहां पर इरी और ओंटारियो को वेलेंड नहर से कनेक्ट कर दिया गया है और इसके किनारे पर प्रमुख औद्योगिक शहरों की बात करें तो पहला शहर आता है डेट्रॉइट। इसको ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि यहां पर वाहन निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर टोलेडो नाम का शहर आता है, यह भी ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। फिर क्लीवलैंड, यहाँ रेडीमेड सिलाए कपड़े जो हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है बफेलो नाम का टाउन जहां पर बड़ी बड़ी आटा मिलें लगाई गई हैं, फ्लोर मिलें लगाई गई हैं जहां से आटा और मैदा का उत्पादन किया जाता है। फिर आप देखोगे नियाग्रा नाम का जलप्रपात, आप देखोगे इरी और ओंटारियो की सीमा पर, यहां पर आपको एटलस में देखने को मिलेगा। इरी और ओंटारियो के सीमा पर या बीच में मध्य में और कनाडा और यूएसए के मध्य में दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा और कैटेगरी इसकी क्या है, जल आयतन की दृष्टि से। मतलब इतना ज्यादा पानी पूरी दुनिया में किसी झरने से नहीं गिरता है जितना नियाग्रा से गिरता है। तो आपको यहां पर दो चीजें ध्यान में रखनी है, इरी और ओंटारियो के मध्य में है और कंट्री की बात करेंगे तो कनाडा और यूएसए के मध्य में है। जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा झरना है। फिर हम आते हैं ओंटारियो झील। पश्चिमी झील सबसे आपको सुपीरियर मिली थी और आपको पूर्व में लास्ट झील आपको ओंटारियो मिलेगी। इसका भी विस्तार यूएसए और कनाडा में है। यहीं से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, आप देखेंगे, और जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। तो क्या होता है यहाँ पर, अटलांटिक ओशियन से अगर पानी के जहाजों को अंदर तक आना है तो सेंट लॉरेंस रिवर के थ्रू वो ग्रेट लेक्स तक पहुंच जाती हैं और यहां से सामान का आयात निर्यात इसी नदी के द्वारा अटलांटिक ओशियन के माध्यम से किया जाता है पूरी दुनिया को, और डोमेस्टिक लेवल पे भी अमेरिका करता है। लेकिन जब ठंड का टाइम आता है, जब शीत ऋतु आती है तो ये नदी फ्रीज हो जाती है, जम जाती है क्योंकि उत्तरी भाग में है, तो यहाँ पे यातायात या आवागमन ठप हो जाता है कुछ समय के लिए। इसमें प्रमुख शहरों की बात करेंगे तो कनाडा का हैमिल्टन है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए, और टोरंटो नाम का टाउन है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो फिंगर लेक या अंगुलिनीमा लेक। आप देखोगे न्यूयॉर्क में एक फिंगर लेक मिलेगी आपको, अगर एटलस में ना मिले तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, गूगल मैप पे देख सकते हैं। इसका जो शेप है, इसकी जो आकृति है फिंगर नुमा, या आप कह सकते हो कि इसका आप अंगुली नुमा ये झील देखने को आपको मिलेगी एटलस में या आपको डिजिटल मैप में। फिर आती है ओकीछोवी झील, यूएसए के फ्लोरिडा पेनिनसुला पे, यहां पर ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, इस पे ओकीछोवी झील है जो मीठे पानी की एक झील है। फिर हम आप कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में मैं सीक्वेंस से चलूंगा, ये कनाडा का उत्तरी भाग है और ये कनाडा का दक्षिणी भाग है। मैं एक एक झील को उत्तर से दक्षिण की तरफ कराते आऊंगा, आप अपने एटलस में हाईलाइट करते हुए आएंगे। सबसे पहली आपको उत्तर में झील मिलेगी ग्रेट बियर झील, जहां से आर्कटिक वृत्त भी गुजरता है। आप यहां पर देखोगे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये चीज है आर्कटिक वृत्त यहीं से गुजर रहा है ये चीज। तो सबसे उत्तर की झील कौन सी हुई, ग्रेट बियर झील। इसके दक्षिण में ग्रेट स्लेव झील आपको यहां पर मिलेगी और ग्रेट स्लेव झील से ही स्लेव नदी का उद्गम होता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो इसके दक्षिण में अथावास्का नाम की झील मिलेगी जिसके किनारे यूरेनियम का खनन होता है और अथावास्का के किनारे ही आप देखोगे तो यूरेनियम सिटी भी अवस्थित है। फिर इसके दक्षिण में रेंडियर नाम की झील मिलेगी। रेंडियर एक ध्रुवी लोमड़ी भी होती है, उसी के नाम पे झील भी है, ये भी कनाडा में है। फिर इसके दक्षिण में विनिपेग नाम की झील मिलेगी और इसी के किनारे विनिपेग शहर है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा गेहूं मंडी भी है। फिर उसके बाद
आप देखोगे इसके दक्षिण में, विनिपेग के दक्षिण में आपको सबसे लास्ट में मैनिटोबा नाम की झील मिलेगी जो दक्षिणी कनाडा में अवस्थित है। तो ये कनाडा में आप यहां देखोगे मैनिटोबा झील मिलेगी। ये उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम है, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो चापला झील, मैक्सिको में ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है चापला, यहां पर आप मैक्सिको में देख सकते हैं। फिर मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील निकारागुआ, और उसके साथ साथ आप देखोगे यहां मानागुआ नाम की झील मिलती है। निकारागुआ झील को ग्रेनाडा झील के नाम से भी जाना जाता है। मध्य अमेरिका में अवस्थित दोनों झीलें हैं। फिर ग्रेट साल्ट लेक, इसको मैंने लास्ट में रखा था, पश्चिमी यूएसए में है और ये एक खारे पानी की लवणीय झील है। विश्व में इसका अगर आप देखोगे खारेपन में तीसरा नंबर आता है। पहले पे आप देखोगे वान झील है जो तुर्की में है, दूसरे पे आप देखोगे तो डेड सी अमृत सागर है जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो ग्रेट साल्ट लेक है जो यूएसए के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें, इनमें सबसे पहले नाम आता है माराकाइबो का। अभी आप देखोगे तो वेनेजुएला के उत्तरी भाग में आप देखोगे, उत्तरी पश्चिमी भाग में एक लेगून झील का उदाहरण है माराकाइबो झील, और इसके तटीय भागों में खनिज तेल पाया जाता है जिसका वेनेजुएला उत्पादन भी करता है। और दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, यहां पर आपको दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका मिलती है। और टिटिकाका झील के ही तट पर बोलीविया की राजधानी लापाज है जो दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी शहर आपको देखने को मिलेगा इसी झील के किनारे। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे तो पोपो झील, बोलीविया में एक और झील है पोपो, और ये पोपो झील एक खारी या लवणीय झील है, खारे पानी की झील है। फिर हम आते हैं मिरिम लेगून, ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर, ये मिरिम लेगून आप यहां पर देखेंगे ब्राजील और उरुग्वे की सीमा पर देखने को मिलते हैं। फिर आता है पाटोस लेगून, पाटोस लेगून जो है ये ब्राजील का सबसे बड़ा लगून है, यहां पर मैंने हाईलाइट किया है, इस भाग में आप देख सकते हो इसके। फिर आता है उसके बाद सालार डे उयुनी, बोलीविया में अवस्थित सबसे बड़ी प्लाया झील, और ये एक खारे पानी की झील है जहां से नमक का उत्पादन होता है। और इसके बारे में भी बोला जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट या प्लेन है, सबसे बड़ा नमक का मैदान भी है ये भाग। तो आप इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे क्योंकि ये चीज एटलस में भी नहीं है, जल्दी से किताबों में भी नहीं मिलता है। एक तो ये हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी प्लाया झील कभी पूछा जाए तो सालार डे उयुनी, और कहां पर है ये, बोलीविया में ही अवस्थित है, यहां पर आप देखोगे बोलीविया में। उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये पानी कैसा है, इसका खारा है, लवणीय है, नमक भी बनाया जाता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट प्लेन या नमक मैदान भी है, फ्लैट पार्ट है, और ये एक झील भी है प्लाया। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं यूरोप महाद्वीप की झीलें, आप देखोगे यहां पर लेडोगा और ओनेगा। रूस के पश्चिमी भाग में आप देखोगे तो यूरोप की सबसे बड़ी झील मिलेगी लेडोगा झील, ये रूस के पश्चिम में अवस्थित है और यूरोप की सबसे बड़ी झील है। और इसी झील से नेव नाम की नदी निकलती है जिसके किनारे सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर है जिसका पहले नाम लेनिनग्राद हुआ करता था। फिर आप देखोगे तो यहां पर मैंने लिख दिया एक चीज इंपॉर्टेंट नोट इसलिए लिख दिया है कि सोलर सिस्टम में हमारे एक प्लैनेट है सनी या सैटर्न, और उसका एक उपग्रह या सैटेलाइट है टाइटन। टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में सौर मंडल में इकलौता उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है नाइट्रोजन गैस का। यहां पर हाल फिलहाल में खगोलविदों के द्वारा एक मीथेन झील की खोज की गई और उसका नाम इसी झील के नाम पे किया गया है, लेडोगा झील के नाम पे किया गया है। तो कभी कंफ्यूजन ना हो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं करंट से, उनको देखना है। फिर रूस में ही यहां पर मैंने बताया था लेडोगा और ओनेगा दोनों आप कह सकते हो सिस्टर लेक भी हैं, दोनों सिस्टर लेक भी हैं, ट्विन लेक भी हैं। दूसरे नंबर पे आती है साइज में यूरोप में भी, और रूस में बात करेंगे तो नहीं, क्योंकि रूस में सबसे बड़ी वैकाल है। तो यहां पर आप बात करेंगे तो ये यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। फिर आप देखोगे यहां पर कंट्री है फिनलैंड, ये पार्ट फिनलैंड का है। फिनलैंड के उत्तरी भाग में देखोगे तो इनारी और उल्लू नाम की झीलें मिलेंगी, और इसके दक्षिणी भागों में आप दक्षिणी भाग में देखोगे तो एक नहीं बहुत सी झीलें आपको नजर आएंगी, लाखों झीलें हैं, छोटी छोटी, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, बर्फ पे पिघलने से बनी है, तो इनको हम ग्लेशियर लेक भी बोलते हैं। और फिनलैंड में सबसे ज्यादा झीलें हैं, इस वजह से फिनलैंड को क्या बोलते हैं, झीलों का देश। फिनलैंड को झीलों का देश बोला जाता है। फिर यहां पर कंट्री है स्वीडन, स्वीडन में आप देखोगे तो वेनर्न, वेटर्न और मेलारेन नाम की झील मिलती हैं, जिसमें से ये वेनर्न जो झील है ये स्वीडन की सबसे बड़ी झील है। फिर आती है पीपस झील, यहां पर एस्टोनिया और रूस की सीमा पर एक झील है पीपस, तो ये भी आप देखोगे इंटरनेशनल बाउंड्री पे अवस्थित एक झील है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं जेनेवा झील,
आल्प्स पर्वत के उत्तर में, यहां पर आप देखोगे आल्प्स पर्वत के उत्तर में फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी झील है जेनेवा। फिर उसके बाद लेक गार्डा, इटली के उत्तरी भाग में अवस्थित इटली की सबसे बड़ी झील, यहां पर आप देखोगे लेक गार्डा आपको मिलेगी एटलस में। फिर उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टेंस झील, आल्प्स के पर्वतपदीय, मतलब आल्प्स इस तरह से इसके पर्वतपदीय फुटहिल्स पे एक झील है, उसका नाम है कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस झील का जो विस्तार है आपको देखोगे ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, और इसी झील से राइन नदी प्रवाहित होती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको मिलती है लेक वालाटन, या आप देखेंगे तो हंगरी में भ्रंश घाटी में अवस्थित मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यहां पर आपको हंगरी नाम का देश मिलेगा सेंट्रल पार्ट में, और ये यूरोप में एक ऐसी झील है जो भ्रंश घाटी में है, दूसरा ये मध्य यूरोप की सबसे बड़ी झील है। फिर हम आते हैं न्यू सीडलर झील, ऑस्ट्रिया हंगरी की सीमा पर अवस्थित है न्यू सीडलर झील। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रेस्पा झील, यहां पर उत्तरी मैसेडोनिया, मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल दिया है, पहले मैसेडोनिया था, अब उत्तरी मैसेडोनिया हो चुका है। उत्तरी मैसेडोनिया, अल्बानिया और ग्रीस में अवस्थित एक झील है, ये ग्रीस का पार्ट है, ये ग्रीस है, ये अल्बानिया है और ये नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहां पर अवस्थित झील है प्रेस्पा, तो आप देखेंगे आपको एटलस में मिलेगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं ओयडस्को झील, इसका विस्तार उत्तरी मैसेडोनिया और अल्बानिया में देखने को मिलेगा आपको, इस पार्ट में आप देखेंगे तो ये अल्बानिया और उत्तरी मैसेडोनिया में देखने को मिलता है। फिर आती है लोमंड झील, ये स्कॉटलैंड में अवस्थित एक झील है, यहां पर आप देखोगे एटलस में लोमंड झील आपको देखने को मिलेगी। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको ओसेनिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों को देखना है, इसमें सबसे ज्यादा झीलें आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा भाग है यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले दक्षिणी भाग में आप जाओगे तो आयर झील का नाम आता है, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है, इसके दक्षिणी भाग में अवस्थित है। फिर ऑस्ट्रेलिया के ही दक्षिण में एक और झील है गार्डनर, यहाँ पर आपको गार्डनर नाम की झील मिलेगी। फिर आप देखोगे तो आपको गिब्सन मरुस्थल, इस भाग में आप देखोगे मध्य भाग में आपको गिब्सन नाम का मरुस्थल मिलेगा, वहां पर लेक डिसअपॉइंट या डिसअपॉइंट झील मिलती है। फिर आप पश्चिम में देखोगे तो मैक्की और ऑस्टिन झील मिलेंगी, ये पश्चिमी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, इस भाग में आपको मैक्की और ऑस्टिन नाम की झीलें मिलती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट का पार्ट है वहां पर बहुत सारी प्लाया लेक्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी झीलें जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है या एकत्रित हुआ है, उनमें से आप देखोगे पश्चिम की झीलों को इस भाग में, तो सबसे पहले नाम आता है आप देखोगे एटलस में ग्रेगरी झील है, वुड्स झील है, आर्गाइल झील है, मैकॉय झील है, कार्नेगी झील है, बार्ली झील है, मूर झील है, वेल्स झील है और कोवेन झील है। और हम जब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं इस भाग में तो यहाँ आपको ब्लॉक झील और फ्रोम झील, यहाँ पर इस भाग में झीलें कम है, ये दो झीलें मिलती हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पे क्रेटर झील मिलती है, और आप देखोगे इसका नाम है ताउपे, ये उत्तरी द्वीप पर एक क्रेटर झील है और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील भी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर हम आते हैं मुरे झील, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पापुआ द्वीप पर या न्यूगिनी द्वीप पर आपको मुरे नाम की झील मिलती है, ये विश्व की एक ऐसी झील है, आप देखोगे कि आप यहां पर देखोगे घने जंगल हैं पापुआ में, और ये घने जंगलों के बीच में अवस्थित झील है, और ये सबसे बड़ी झील का उदाहरण है कहां पर, पापुआ न्यूगिनी द्वीप के न्यूगिनी वाले पार्ट पे, न्यूगिनी भाग पे। इस तरह से हमने झीलों का पार्ट कंप्लीट किया। आप एटलस के माध्यम से, आप मानचित्र के माध्यम से जो भी झीलें आपको बताई गई हैं केवल उनको आप हाईलाइट कर लें। ज्यादातर झीलें आपके एटलस में हैं, कुछ झीलें एटलस में नहीं है, तो हाँ मैंने बोला हुआ है, लोकेशन भी बताई हुई, आप उन झीलों को एटलस में ही पेंसिल से या पेन से नोट कर लें। आप इन झीलों से संबंधित जो भी तथ्य बताए गए हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, उनको भी एक बार देख ले। आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।